आपके साथ। और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। मॉम, उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जो पहले किसी ने नहीं किया होगा। इसका मेरी बीमारी के ठीक होने से कोई लेना देना नहीं है, कबीर ने कहा और उसकी आंखें और गहरी हो गईं। कविता ने उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें लगता है मैंने तुम पर कभी इसकी कोशिश नहीं की थी? इसने कभी तुम पर कोई असर नहीं किया। हर बार हमें बस डॉक्टर को बुलाना पड़ता था ये सब संभालने के लिए, बार बार। लेकिन तुमने उसे छुआ। और तो और तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स ने मुझे बताया कि तुम बहुत सेटिस्फाइड थे उस लड़की के साथ, और तुमने एक से ज्यादा बार उसके साथ संबंध बनाए पूरी रात में। कबीर ने गुस्से में अपनी बंद मुट्ठी को कांच की टेबल पर रखा और जोर से दबाते हुए बोला, हो सकता है इस बार ये कोई दूसरी ड्रग थी मॉम। आपको इस आइडिया को यहीं छोड़ देना चाहिए। सड़कों पे चलते हुए जब श्रेया ने अपने शरीर पर निशान देखे तो उसने गुस्से में मन ही मन कोसा उस घटिया ड्रग देने वाले को। श्रेया को उससे ड्रग खरीदते वक्त ही लगा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। उसने बस इतना कहा था कि उसे एक ऐसी ड्रग चाहिए जिससे कोई भी सो जाए। उसने इस तरीके की ड्रग तो कभी मांगी ही नहीं थी। अब देखो उस आदमी ने वो ड्रग लेने के बाद उसके साथ क्या किया। अभी भी महज उस हादसे को याद करने से ही उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसके नीचे के हिस्से में बेहद दर्द था, जो उसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसकी याद दिला रहा था। उस दरिंदे ने उसे पिछली रात कई बार सताया था, तब तक टॉर्चर किया था जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई और उसे और कुछ भी याद नहीं रहा। केवल एक चीज जो उसे पहले से याद थी, श्रेया अपने आप को देखो, तुम अब भी एक सेलिब्रिटी बनना चाहती हो। अपनी सौतेली माँ की बात ठीक से सुनो, यही बेहतर है। मैं तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ लूंगी। एक नाजायज बच्चा सिर्फ नाजायज बच्चा ही रहता है। तुम हमेशा दूसरे दर्जे पर ही रहोगी। श्रेया, तुम्हारी सौतेली माँ ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही है। तुम्हारी सबसे बड़ी बहन अब एक टॉप की सेलिब्रिटी है। आपकी दूसरी बहन भी एक टॉप की डायरेक्टर है। इतने सालों के बाद तुम अभी भी सिर्फ एक डी लिस्ट सेलिब्रिटी हो। तुम्हारा कोई चांस नहीं है। श्रेया ने अपने आप को कोसते हुए कहा। लिटिल श्रेया, कंपनी इस बार ये रोल पहले ही किसी और को दे चुकी है। हमें लगता है कि आपकी इमेज इस रोल के लिए ठीक नहीं है। उसने एक रूखी सी मुस्कान दी। अगर उन्होंने इस तरह नीचा ना दिखाया होता, इग्नोर ना किया होता, तो वो ऐसी साजिश कभी न रचती। वो बस जीना चाहती थी। श्रेया जल्दी से कंपनी में गई। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद वो ये नहीं भूली थी कि आज उसका ऑडिशन था। उसको आया देखकर नवी का चेहरा गहरा हो गया। उसने गुस्से से श्रेया को देखा और बोली, तो तुम फाइनली आ ही गई। मुझे लगा था तुम्हें इस ऑडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेया ने कहा, सॉरी सिस्टर, मैं देर से आई। श्रेया ने जल्दी से अपने कपड़ों पर लगी गंदगी को ढकने की कोशिश की। एक नजर में ही नवी ने उसकी गर्दन पर निशान देख लिया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और श्रेया के कपड़ों को ध्यान से देखा। श्रेया को कॉलर से खींचते हुए उसने कहा, हम जल्द ही प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ की कोई परवाह नहीं है। हालांकि अगर तुम अब भी इस रोल को चाहती हो तो बेटर होगा कि अच्छे से फ्रेश हो जाओ, ताकि तुम किसी प्रोस्टिट्यूट की तरह ना दिखो। श्रेया ने अपनी तरफ देखा, तभी उसने अपने शरीर पर वो घाव देखे जिसके बाद किसी का भी शक दूर हो जाए। वो निशान साफ तौर पर देखे जा सकते थे और बहुत ही शर्मनाक थे। वो बेवकूफ इंसान, वो एक दरिंदा था। श्रेया की आंखें एकदम से शर्म से झुक गईं और उसने माफी मांगी। अपनी ड्रेस को ऊपर खींचते हुए वो वॉशरूम की तरफ भागी। मन ही मन में उसने सोचा कि ये सब उस इंसान की मिस्टेक है। उसने एक तरीके से उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी।
जो भी उसका बचा कुचा करियर था वो भी खत्म हो गया था। अचानक से ही उसका फोन बजने लगा। उसने हैरानी से फोन उठाया। हेलो श्रेया, कल तुम सारी रात कहाँ थी? फोन पर मिस्टर उदय थे और वो बहुत गुस्से में थे। मिस्टर उदय ने शायद ही कभी उसे बुलाया था जब तक कि कुछ बहुत जरूरी ना हो। कई सालों से उन्होंने एक पिता होने का कोई फर्ज नहीं निभाया था, लेकिन श्रेया कभी भी उनकी मौजूदगी को पूरी तरह से टाल नहीं पाई। आखिरकार उसे अभी भी उनके घर में ही रहना था। श्रेया ने कल रात जो हुआ था उसके बारे में सोचा। वो खुद को दोषी मान रही थी। उसने कहा, कल रात मुझे कुछ काम था। आई डोंट केयर कि तुम किसके साथ बिजी थी। तुम्हारी बहन रिया आज फैमिली के साथ अपनी सगाई पर बात करना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरी रात बाहर रहने की? मिस्टर उदय ने जमकर फटकार लगाई। हाँ, रिया की सगाई हो रही थी, लेकिन श्रेया को उससे कोई मतलब नहीं था। श्रेया ने अपने पिता की गुस्से में कही बातें चुपचाप बिना किसी उदासी के सुनी। इतने सालों में वो पहले ही उसकी डांट खाने की आदी बन चुकी थी। मुझे कोई परवाह नहीं तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अब हर हाल में वापस आना होगा। अगर मुझे पता चलता है कि तुम वापस नहीं आई तो मैं सिंघानिया परिवार से उसकी कब्र खोदूंगा और उसकी राख को समुद्र में फेंक दूंगा, ताकि तुम दोबारा अपनी बची खुची जिंदगी में कभी अपनी माँ के किसी हिस्से को ना देख सको। जब उसने बोलना खत्म कर दिया तो मिस्टर उदय ने फोन रख दिया। उधर श्रेया के घर पर दिव्या ने मिस्टर उदय को फोन लगाते हुए देखा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या वो वापस आ रही है? उदय ने जवाब दिया, वो वापस आ रही है। दिव्या ने उदय के सीने को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, आपको उसके साथ बात करनी चाहिए ताकि वो इस शादी के प्रपोजल से एग्री हो जाए। मुझे बड़ा शौक लगा जब एकदम से ही चोपड़ा फैमिली ने शादी का रिश्ता भेज दिया। अदिति एक बहुत ब्रिलियंट लड़की है, वो इतनी सुंदर और समझदार है। मैं उस मंद बुद्धि से उसकी शादी कैसे होने दे सकती हूँ? मैंने तो ये भी सुना है कि उसमें संयम नहीं है। उसका परिवार अदिति से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि उनके पास एक नौकरानी हो। श्रेया वैसे भी एक नाजायज औलाद है। अगर उसे नहीं जाना चाहिए तो भला किसे जाना चाहिए? उदय ने कहा, चिंता मत करो, मैं अदिति को वहां टॉर्चर होने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन श्रेया भी तो मेरी बेटी है। वाह, ग्रेट। तो आपका मतलब है कि आप अदिति को किसी और की गंदगी और टॉयलेट साफ करने देंगे बजाय उस श्रेया के? अगर ये बात है उदय तो तुम सच में गलत हो। याद करो, जब आप इस लड़की को किसी और औरत के साथ मिलकर पैदा करके घर लाए थे, मैंने उसे सिंघानिया हाउस में रहने दिया और उसे पाला। अब जब वो बड़ी हो गई है तो तुम उसे मेरी थोड़ी सी मदद भी नहीं करने दोगे? उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे चोपड़ा फैमिली में शादी करने देना चाहिए ताकि वो उनके पैसों का आनंद उठा सके। ये उसके लिए एक सम्मान की बात है। ठीक है, ठीक है। जब उदय ने देखा कि दिव्या ने पास्ट को बीच में लाना शुरू कर दिया और उसके ताने लगातार बढ़ रहे थे, उदय ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा, मैं उसे भेज दूंगा, वो ही जाएगी। उदय वास्तव में झिझक रहा था, लेकिन श्रेया के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं, इसीलिए वो मान गए। वो चोपड़ा परिवार को नाराज नहीं कर सकते थे। हालांकि उनका बेटा एक मंद बुद्धि था, लेकिन कम से कम उसके पास बहुत सारे पैसे तो थे। श्रेया का उस परिवार में शादी करना उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता था। फिर नौकर ने घर के बाहर से फोन किया। सर, मैडम, मिस श्रेया वापस आ गई हैं। नौकर ने श्रेया से कहा, सर और मैडम अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। रिया मैडम आज अपनी सगाई पर बात कर रही हैं, इसीलिए आपके जीजा जी भी यहीं हैं। श्रेया ने हैरान होकर घर के नौकर की ओर देखा। राहुल यहाँ आया हुआ है? नौकर ने कहा, हाँ, वो अभी अभी आए हैं,
बस अभी अभी अंदर गए हैं। हैरानी की बात है, श्रेया जल्दी से घर के अंदर गई, लेकिन एक पल में ही रुक गई। अंदर राहुल और रिया हॉल में एक साथ खड़े थे। उनके लिप्स लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। उन्हें परेशान करने का वो ठीक समय नहीं था। श्रेया वहां चुपचाप खड़ी थी। जब वो आखिरकार पीछे मुड़ने लगी तो उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगा, जिसने लगभग उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके गाल में जलन हो रही थी। दिव्या ने उसे पकड़ा और एक कमरे में खींच के ले गई। दरवाजा बंद करने के बाद दिव्या पीछे मुड़ी और उसने गुस्से में श्रेया को देखा, जैसे श्रेया ने कोई गलती की हो। दिव्या ने उसकी तरफ अपनी उंगली उठाई और बोली, बेशरम, वैश्या कहीं की। क्या दिव्या को श्रेया की कल की शर्मनाक रात के बारे में मालूम पड़ गया था? क्या श्रेया का परिवार इस सच्चाई को जानने के बाद उसको जलील करके उसको घर से, परिवार से, हर जगह से बेदखल कर देगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको